हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और हम यहाँ पे कर रहे हैं मंथली कंपाइलेशन। तो जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि जनवरी मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनको यहाँ पर डिस्कस किया। आज के वीडियो में जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज हुए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, जैसे कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है, वो सारी बातें हम करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और जरूरत पड़े तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट बनाते जाइए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसकी पीडीएफ अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन। आप जनवरी मंथ की मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं हम जनवरी मंथ के सभी इंडेक्सेस को। ठीक है, सबसे पहली बात आती है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे देश में एजिंग की जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भारत में इंक्रीज हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ही। ऑब्वियसली बात है, जिसका जन्म हुआ है वो बूढ़ा होगा, एजिंग इंडेक्स इंक्रीज होगा, तो वही बात है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स पर बात हो रही है। इसे पब्लिश करने का काम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किया है। अब यहाँ पे 143 नेशंस का सर्वे किया गया और इसमें इंडिया 123 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया 123 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ 143 नेशंस। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कौन सा देश कितना प्रिपेयर है, कौन सा देश कितना रेडी है एजिंग प्रॉब्लम को डील करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग प्रॉब्लम या एज बढ़ती है, तो कई सारी और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इनकी वेलबींग के लिए काम करना, हेल्थ केयर के लिए काम करना, पेंशन के लिए काम करना। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेकल करने में इंडिया कितना रेडी है, ये बात इस रिपोर्ट में पब्लिश की है। इंडिया 143 कंट्रीज में 123 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, नॉर्वे सेकेंड नंबर पे और डेनमार्क थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी एज 65 प्लस है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी 703 मिलियन टू 1.5 बिलियन इन 2050। क्या बोला जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में वो सभी लोग जिनकी एज 65 साल या उससे ज्यादा है, उनकी आबादी डबल हो जाएगी 2050 तक और ये 1.5 बिलियन हो जाएंगे। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। अब कई सारे पैरामीटर पे रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन द मोस्ट पैरामीटर वाज पुअर, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस। अभी हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड या आयुष्मान स्कीम की शुरुआत की है, अभी हम इंश्योरेंस फॉर ऑल की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी उतना पेनिट्रेशन हमारे देश में देखने को नहीं मिलता। तो हमारे देश में बहुत ही कम जगह है जहां पर 70 प्लस जो आबादी है, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनको फ्री हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। तो इंडिया 106 नंबर पे है, जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको बेस्ट कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ऑन वेलबींग, तो ऑन वेलबींग इंडिया 141 नंबर पे है। ठीक है, इस बात को याद रखना, थर्ड लास्ट हम देखने को मिलेंगे। और टॉप पर आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। फिजिकल सेफ्टी सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया 67 पोजीशन पे है। ऑन पेंशन अर्जेंटीना अर्मेनिया फर्स्ट नंबर पे है, वहीं इंडिया पेंशन के मामले में 102 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में कुवैत फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया 93rd पोजीशन पे है। फूड सिक्योरिटी में इंडिया 97 पोजीशन पे, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है। टेक्नोलॉजी में इंडिया 132 नंबर पे, वहीं आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। तो हमें याद क्या क्या रखना है? हमें याद रखना सबसे पहले ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस आपको देखना है, वेलबींग देखना है, पेंशन देखनी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर राज्यों के हेल्थ के बारे में बात हो रही है। कौन सा राज्य बीमार है इस बारे में बात नहीं हो रही है। ये देखा जा रहा है कि कौन सा राज्य जिसके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है, जिसके ऊपर डेट ज्यादा है। ठीक है, मतलब राज्यों की फिजिकल हेल्थ कैसी है, राज्यों को खर्चा पानी कैसे चल रहा है, ये सारी बातें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में पब्लिश की जाती हैं। नीति आयोग का इंडेक्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बन चुका है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग करता है। और उड़ीसा आपको टॉप स्टेट देखने को मिलेगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा है। अब देखिएगा, उड़ीसा पढ़ के भूल मत जाइएगा, आपको टॉप 3 स्टेट्स पता होने चाहिए।
उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर गोवा है। ये आपके टॉप 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं बॉटम 5 स्टेट आपको पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाएंगे। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये जो रिलीज सेरेमनी हुई थी उसमें वाइस चेयरमैन नीति आयोग के सुमन बेरी और वीवीआर सुब्रमण्यम जो कि सीईओ है नीति आयोग के, वो भी प्रेजेंट थे। नीति आयोग रिपोर्ट असेस द फिस्कल हेल्थ ऑफ द 18 मेजर स्टेट। 18 राज्यों की फिस्कल हेल्थ का असेसमेंट किया गया है। यहाँ पर असेसमेंट करने के लिए जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हम किस डायरेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। तो 18 राज्यों की रैंकिंग की गई है और इन 18 राज्यों को 4 कैटेगरी, अचीवर स्टेट, फ्रंट रनर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी और एस्पिरेशनल कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। अचीवर कैटेगरी मतलब वो राज्य जो पहले से लेके 5वें स्थान पर हैं। तो अचीवर स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में वो राज्य है जिनकी रैंकिंग 6 से 10 के बीच में है। महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। परफॉर्मर कैटेगरी में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा है। एस्पिरेशनल कैटेगरी में केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्रा और पंजाब आपको देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो सबसे ज्यादा है। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है। तेलंगाना जो है वो बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आया है अमंग द साउथ स्टेट्स। अब आपको अपने अपने राज्य, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम को दे रहे हैं तो आप अपने राज्य का रैंकिंग जरूर देख लेंगे कि आपका राज्य किस कैटेगरी में, अचीवर है या एस्पिरेशनल कैटेगरी है या परफॉर्मर कैटेगरी है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया रैंक्ड सेकेंड फॉर द साइबर अटैक इन 2024। अब यहाँ पे बताया जा रहा है साइबर अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो साइबर केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं वो किए गए हैं अमेरिका में। अमेरिका में 140 अटैक को देखा गया है। वहीं भारत सेकेंड पोजीशन पे और इजराइल आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आ रहा है साइबर अटैक के मामले में। ठीक है। इसमें 95 कंट्रीज को शामिल किया गया है, मतलब यहाँ पे 95 एंटिटीज हैं, हमारे देश की 95 कंपनीज हैं जिनमें थ्रेट देखा गया, जिनमें साइबर अटैक देखा गया। और इस रिपोर्ट को क्लाउड एस ई के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया है। इंडिया सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। 95 एंटिटी इंडिया में है जो इफेक्टेड है। सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को इफेक्ट देखा गया है। टॉप अटैक ग्रुप लॉकबिट, किलसेक और रैंसम हब आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात बोली जा रही है। ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियाज पोजीशन इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स पे बात की जा रही है। ठीक है। बेसिकली इस इंडेक्स में 4 क्रिटिकल डायमेंशन होते हैं, मतलब 4 इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी कंट्री कितनी स्किल फिट है, मतलब आप स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को कितनी स्किल आती है। स्किल फिट के बाद एकेडमिक रेडीनेस कितनी है, फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसपे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। The index by higher education UK-based firm QS evaluates how countries are equipping themselves to meet evolving global job market demand। ठीक है। इसमें इंडिया अगर रैंक की बात करते हैं तो इंडिया ओवरऑल 25th रैंक पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इंडिया कंटेंडर कैटेगरी में है। ये 4 क्रिटिकल डायमेंशंस पे इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। क्लियर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स। यहाँ पे भारत की जो ओवरऑल स्कोर है वो 76 आपको स्कोर मिल जाएगा और 25 भारत की रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। यूएसए known for Silicon Valley and university that had updated curriculum come first with a 100 score। तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ये बताता है कि किसी भी देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो अपने देश के राजनेताओं पे, अपनी मीडिया पे, अपने न्यूज़पेपर पे कितनी ज्यादा भरोसा करती है, कितना इन्फ्लुएंस है। और हमें तो पता है हमारे देश की जो जनता है वो कितना अधिक मात्रा में अपने पॉलिटिशियन पे और मीडिया पर्सन्स पे भरोसा करती है, ट्रस्ट करती है। तो वही रिपोर्ट यहाँ पर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में आई है। ठीक है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है और इसे
एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर को जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्टार्ट होती है तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। रिलीज बाय एडलमैन ट्रस्ट, इट सर्वे ऑफ 28 कंट्री दैट स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रस्ट अक्रॉस सोसाइटी, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस एंड एनजीओ। अगर ओवरऑल ट्रस्ट की बात करते हैं तो इंडिया स्लिप टू द थर्ड प्लेस इन द ओवरऑल ट्रस्ट, तो इंडिया तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हाई इनकम ग्रुप्स, तो हाई इनकम ग्रुप्स में इंडिया चौथे स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पे इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और चाइना है। लो इनकम ग्रुप्स की बात करते हैं तो इंडिया थर्ड नंबर पे मिल जाएगा चाइना और इंडोनेशिया के बाद। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो जापान ने रिप्लेस किया है यूके को एट द बॉटम ऑफ द ग्लोबल ट्रस्ट रैंकिंग। ठीक है। अगर बात करते हैं अब यहाँ पे जो विदेशी कंपनी है जो भारत में आके अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करती है, तो इंडिया 13th नंबर पे है ट्रस्ट रिगार्डिंग कंपनीज हेडक्वार्टर विद इन द कंट्री। ठीक है। वहीं कनाडा लीड कर रहा है इन द ट्रस्ट फॉर फॉरेन हेडक्वार्टर कंपनी फॉलोड बाय द जापान। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टॉप कंट्री विद द हाईएस्ट पब्लिक पेंशन वेल्थ इन 2025। अब यहाँ पे देखो हर एक कंट्री में वहाँ की जो गवर्नमेंट है अपने जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए कई सारे प्रोग्राम को रन करती है। पेंशन के लिए बजट बनाती है, पेंशन फंड होता है जहाँ से पेंशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब भारत एक ऐसा देश है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत मोस्ट पॉपुलस नेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्टिल उसके बाद भी हमारे देश में जो पब्लिक पेंशन असेट है, हमारे देश में जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड है, वो अदर कंट्री के कंपैरिजन में कम है और इंडिया 14th प्लेस पे 14वें स्थान पर आपको मिल जाएगी पब्लिक पेंशन वेल्थ फंड में। बात समझ में आई? इंडिया डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन रैंक्स 14 इन द पब्लिक पेंशन वेल्थ। ठीक है। और हमारा जो असेट है वो कितना है? 305 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। डन। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर विच अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ द इकोनॉमी आउटपुट एंड ओवर 75% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं होती। टॉप पर है यूएसए। यूएसए का जो पब्लिक पेंशन फंड है वो 11,760 बिलियन डॉलर है। सेकेंड नंबर पे जापान, फिर कनाडा है और इंडिया आपको 14th प्लेस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन आईटी जायंट लीड 2025 ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग। तो ब्रांड फाइनेंस ने ग्लोबल 500 कंपनीज की और टॉप 25 आईटी कंपनीज की लिस्ट को पब्लिश किया है। तो हम यहाँ पे दो लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पहली हम बात करेंगे कि ग्लोबल 500 कंपनीज में भारत की कौन सी कंपनीज हैं, और दूसरा टॉप 25 आईटी कंपनीज की भी रैंकिंग पब्लिश की गई है बाय द ब्रांड फाइनेंस। At least 3 Indian firm figure in the top 10 IT firm list। तो यहाँ पे भारत की 3 आईटी कंपनी टॉप 25 आईटी कंपनी की सर्विसेज में शामिल की गई हैं। और असेंचर यहाँ पर आपको मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी देखने को मिल जाएगा लगातार 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। असेंचर की ब्रांड वैल्यू 41.5 बिलियन डॉलर है। वहीं अगर इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करते तो इंडिया के रिस्पेक्ट में टीसीएस आपको मिल जाएगी। अगर हम टॉप 10 आईटी कंपनीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे असेंचर है, तो सेकंड नंबर पे इंडियन कंपनी टीसीएस आपको देखने को मिल जाएगी जिसकी ब्रांड वैल्यू 21.3 बिलियन डॉलर है। थर्ड नंबर पे आपको इन्फोसिस देखने को मिल जाएगा। वहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी आपको एचसीएल टेक देखने को मिल जाएगी। तो ये तो आईटी कंपनीज के बारे में बातें हो गई हैं, आईटी कंपनी के बारे में बातें हमने कर ली। नाउ बात करते हैं हम टॉप 500 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। तो एप्पल आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नंबर पे और गूगल आपको थर्ड नंबर पे मिल जाएगा। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो टाटा ग्रुप इंडिया में फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में टाटा ग्रुप की रैंकिंग 60th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर टॉप 15 इंडियन ब्रांड्स देखते हैं तो टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एलआईसी और रिलायंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस के द्वारा पब्लिश की गई है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट से क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक 4th ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। बेसिकली ये बताता है कि आपके देश की मिलिट्री के पास कितनी पावर है, कितने टेक्नोलॉजी वेपन का इस्तेमाल कर रही है, कितने एडवांस वेपन आपकी मिलिट्री के पास है, उसके अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एडवांस वेपन्स है वो यूएसए के पास है, तो यूएसए टॉप पर है। यूएसए के बाद रशिया है, रशिया के बाद चाइना है और चाइना के बाद इंडिया आपको 4th नंबर पे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। वही बॉटम की बात करते तो बॉटम पे आपको मिलेगा भूटान। भूटान 145 पोजीशन पे है।
ठीक है, क्योंकि भूटान की मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्लियर? डन इतनी चीजें। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हैज बीन रिलीज बाय द वेबसाइट globalfirepower.com एनुअली सिंस 2006। इंडिया फोर्थ पोजीशन पर। इंडिया का स्कोर अगर हम देखते हैं 0.1184 स्कोर आपको मिल जाएगा। देखो, जीरो स्कोर एक आइडियल स्कोर होता है जो डिनोट करता है कि आपकी कंट्री की जो मिलिट्री है वो परफेक्ट है। और जो आप अगर वन की तरफ जाओगे मतलब आपकी जो कंट्री की मिलिट्री है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे यूएसए की बात करते हैं, यूएसए फर्स्ट नंबर पे और इसकी मिलिट्री का स्कोर 0.0744 आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया वाज रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द पॉपुलेशन। तो हमारे देश की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इन द टर्म ऑफ हेलीकॉप्टर और माइंस में इंडिया 145th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला टॉप HSBC हुरुन इंडिया ग्लोबल लिस्ट 2024। तो HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें इंडियन ओरिजिन है, एक इंडियन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, वो टॉप पर है और इनकी टोटल जो वैल्यू है कंपनी की वो $3146 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगी। इनका स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है? आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल में यूएसए में रहते हैं। सेकेंड नंबर पे अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु इनका ओरिजिन है बट यूएसए में रहते हैं। थर्ड नंबर पे नील मोहन है जो कि यूट्यूब से है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यूएसए में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 3 आपको इंडियंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट बेसिकली उन इंडियंस की लिस्ट है जो कि भारतीय हैं लेकिन विदेशों में किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, उनकी बेसिकली ये लिस्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बाय सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की गई अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटी हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, लाइफ साइंस, मेडिकल, फिजिकल साइंस एटसेट्रा। क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आप देखेंगे सभी जगह एक तरीके से यूएस का डोमिनेंस देखने को आपको मिल रहा है। जैसे कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटी में आपका जो MIT इंस्टीट्यूट है अमेरिका के, वो टॉप पर है। कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जो कि यूके की टॉप पर है। एजुकेशन स्टडी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है जो कि यूएसए की है। इंजीनियरिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको यूएसए की देखने को मिल जाएगी। लॉ में आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की देखने को मिल जाएगी। तो ये 22 सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स की बातें यहाँ पे वर्ल्ड में की गई हैं। ये तो वर्ल्ड की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग कैटेगरी में टॉप पर हैं। ठीक है जी। तो आइए बात करेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द सब्जेक्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 को रिलीज किया गया है, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं लीडिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं यूएस का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको इस लिस्ट को बताया है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको टॉप पर यहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की अगर टॉप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो यूके की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी MIT है, फिर यूएसए की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, अगर हम वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। नाउ बात करते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो कंप्यूटर देखो, अगर बात करें तो टॉप 100 में एक ही यूनिवर्सिटी आ रही है कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में, विच इज IISc बेंगलुरु। तो टॉप 100 में इंडिया की एक ही यूनिवर्सिटी इंक्लूड की गई है कंप्यूटर साइंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु 96 पोजीशन पे। कंप्यूटर साइंस में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई जो कि 250 से 300 के बीच की रेटिंग पर है। मेडिकल और हेल्थ में भी आप देखेंगे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस आपको मिलेगा। लॉ में दिल्ली यूनिवर्सिटी 300 प्लस रेटिंग पे आपको मिल जाएगी। तो टॉप 100 में केवल एक ही है IISc बेंगलुरु जो भी कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में है, बाकी सारी कैटेगरी मैंने इसमें मेंशन आपको की हुई है। क्लियर है? डन इतनी चीजें? चलिए, तो ये थे हमारे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर बेस्ड थे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट ने पब्लिश किए थे। नाउ बात आती है अब रिपोर्ट्स पे, तो क्योंकि रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती हैं और रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, आइए हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पे बातें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मैटर समझ में आ रहा है? सारी बातें अगर समझ में आ रही हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको फिर कंपाइलेशन के जो भी वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसकी PDF आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन के मैगजीन सेक्शन में जनवरी मंथ की मैगजीन का पार्ट है ये, उसमें मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, चलो
रिपोर्ट्स में आता है लॉजिस्टिक इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट। तो लीड्स रिपोर्ट बताती है कि अलग अलग राज्य लॉजिस्टिक के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने देश में अपने राज्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। नाम क्या है? लीड्स रिपोर्ट। लीड्स का मतलब लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, ये छठवां एडिशन, सिक्स एडिशन आपको लीड्स रिपोर्ट का देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया जाता है कि कौन से राज्य में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है लॉजिस्टिक सेक्टर में। ठीक है, इस आइडिया को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मतलब डीपीआईआईटी ने 2018 में वर्ल्ड बैंक से अडॉप्ट किया था। अब चार इंपॉर्टेंट पिलर्स पर बेस्ड इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है: लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। अब हम अपने राज्यों को चार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोस्टल ग्रुप के राज्य हैं, लैंडलॉक स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अभी जो चार ग्रुप के स्टेट हैं उनको अलग अलग तीन टैग दिए जाते हैं: अचीवर कैटेगरी, फास्ट मूवर कैटेगरी और एस्पायर कैटेगरी। अब यहाँ पर देखो, आपको अपने अपने राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा अपने राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोस्टल ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। फास्ट मूवर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और गोवा है। एस्पायर्स कैटेगरी में केरला और वेस्ट बंगाल आपको मिल जाएंगे। लैंडलॉक ग्रुप्स में आपको हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिल जाएगा। फास्ट मूवर कैटेगरी में बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। एस्पायर कैटेगरी में छत्तीसगढ़ और झारखंड है। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में अचीवर कैटेगरी असम और अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी में अचीवर कैटेगरी में चंडीगढ़ और दिल्ली है। तो सबसे पहले तो आपका काम होगा कि चारों ग्रुप्स की आप अचीवर कैटेगरी याद कर लो। तो कोस्टल ग्रुप में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। लैंडलॉक में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नॉर्थ ईस्टर्न में आसाम और अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है जी, तो आप पहले इनको याद रखो, फिर अपने अपने राज्यों को देख लीजिएगा कि आपके राज्य कौन से एरिया में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में एसर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसको भी एनुअली पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और एक एनजीओ है प्रथम, प्रथम नाम का एनजीओ इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करता है सिंस 2005 से। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप, 3 से लेकर 16 साल, 5 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें अर्थमेटिक स्किल कैसी है, वो क्या डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना जानते हैं, क्या वो बुक्स को पढ़ना, लिखना और अपनी भाषा को बोलना जानते हैं। तो इस तरीके से ये सर्वे किया जाता है। क्लियर है? तो एक एनुअल सिटीजन बेस्ड सर्वे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि चिल्ड्रंस की स्कूलिंग और लर्निंग लेवल को रूरल इंडिया में आइडेंटिफाई करता है। एनजीओ प्रथम इसको रिलीज करता है सिंस 2005। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे इन 2016 एसर स्विच टू द अल्टरनेट ईयर मॉडल। पहले हर साल आती थी, अब 2 साल में एक बार आपको एसर की रिपोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सर्वे किया जाता है वो 3 से लेकर 16 साल तक के बच्चों का सर्वे किया जाता है, इनरोलमेंट किया जाता है। वही अर्थमेटिक जो स्किल देखी जाती है वो 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के बीच में देखा जाता है। ये आपका स्कूल बेस्ड सर्वे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया गया कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 82.2% ऐसे बच्चे हैं 14 साल से लेकर 16 साल तक के बीच में जिनके पास स्मार्टफोन है, लेकिन 57% ही बच्चे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्टडी करने के लिए करते हैं। अदरवाइज बाकी सारे बच्चे बस रील्स देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्री प्राइमरी लेवल पे, मतलब एज ग्रुप 3 से लेकर 5 के बीच में बात हो रही है, इसमें कहा है कि प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूट जैसे कि आंगनवाड़ी है, गवर्नमेंट प्री स्कूल्स है, प्राइवेट एलकेजी यूकेजी है, इसमें जो आपकी ग्रोथ है सिंस 2018 स्टडी है। इनरोलमेंट आपका कितना है? एक तरीके से इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है 68.1% से 77.4% आपको इनरोलमेंट देखने को मिलेगा। नौ बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एज ग्रुप 6 से लेकर 14 की बात की गई है। इनरोलमेंट यहाँ पर स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, 98.4 से ये ड्रॉप होकर 98.1 आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात की जा रही है कि जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनको बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम की बात की गई है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कि वो बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं केवल 45.8% ही बच्चे हैं जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें लिखा है कि क्लास 3 के जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट सब्सट्रैक्शन बेसिक लेवल पे कर पा रहे हैं, ये बात इसमें मेंशन की गई है। क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो क्लास 2 की बुक को रीड कर पा रहे हैं, केवल 44.8% ही बच्चे।
ठीक है। और प्री प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन की बात करें तो 5 राज्य है जहां पर एनरोलमेंट सबसे ज्यादा है प्री प्राइमरी लेवल पे, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और नागालैंड। इनमें जो एनरोलमेंट रेट है वो अबव 90% देखने को मिल जाएगा। ना बात करेंगे ओल्डर चिल्ड्रन, एज ग्रुप 15 से लेकर 16 ईयर्स के बीच में। तो ओल्डर चिल्ड्रन के लिए जो ड्रॉप आउट है वो यहाँ पे 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं, ड्रॉप आउट रेट वो डिक्रीज हुआ है 13.1% से ये 7.9% हो चुका है। अगर हम स्मार्टफोन के एक्सेस के बारे में बात करते हैं या फिर डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो 82.2% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं रूरल इंडिया में। पर 57% एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, बाकी 76% जो है बच्चे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल सेफ्टी तो 62% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि कैसे हमें नंबर को ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट करना है, मतलब डिजिटल सेफ्टी के बारे में जानते हैं। अगर हम स्कूल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट अटेंडेंस और टीचर की अटेंडेंस दोनों इंप्रूव हुई हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस इंक्रीज हुई है 72.4% से बढ़कर 75.9%। वही टीचर अटेंडेंस भी इंक्रीज हुई है 85.1% से बढ़कर ये 87.5% आपको देखने को मिल जाएगी। अब स्कूल फैसिलिटी मतलब आपके स्कूल में प्रॉपरली टॉयलेट है कि नहीं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, पीने के लिए पानी है कि नहीं, तो बेसिक फैसिलिटी भी हमारे देश में इंप्रूव हुई है। अगर गर्ल्स टॉयलेट की बात करते तो इंक्रीज हुआ है 66.4% से 72%। ड्रिंकिंग वाटर भी अवेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है 74.8% से 77.7%। ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी पुअरेस्ट। अब यहाँ पर एडीआर रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर रिपोर्ट। अभी हम लोग ने अपने करंट अफेयर्स में भी एडीआर रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे देश की जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है। ठीक है, ये बात हमने उसमें मेंशन की थी। ना बात करते आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, वो हमारे सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे रिचेस्ट मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनके पास जो टोटल असेट है वो 931 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। वही वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं जो कि सबसे गरीब आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। इनकी टोटल जो वेल्थ है वो 15 लाख रुपए बताई जाती है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मतलब एडीआर रिपोर्ट। ठीक है। इसमें बताया गया हमारे राज्य में, हमारे देश में जितने भी ये चीफ मिनिस्टर्स हैं और या फिर जो स्टेट असेंबली के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स वगैरह हैं, अगर उनकी बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे एवरेज असेट साइज जो है वो 52.59 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बाद अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सेकेंड नंबर पे सबसे रिचेस्ट मुख्यमंत्री हैं। थर्ड नंबर पे कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया आपको देखने को मिल जाएंगे। चौथे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये चीफ मिनिस्टर विद हाईएस्ट असेट चंद्रबाबू नायडू, फिर पेमा खांडू, फिर सिद्धारमैया कर्नाटका, नेफ्यूरियो नागालैंड और मोहन यादव फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है जी, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर पुअरेस्ट सबसे कम असेट वाले मुख्यमंत्री देखेंगे, पुअरेस्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल 15 लाख रुपए, फिर ओमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर 55 लाख, फिर पिनराई विजयन फ्रॉम केरला 1 करोड़, अतिश्री फ्रॉम दिल्ली अब तो चेंज हो चुकी हैं, राइट, लेकिन उस समय की रिपोर्ट है ये 1 करोड़, और भजन लाल शर्मा राजस्थान 1 करोड़ रुपीस। इसमें कहा गया है कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर है वो रेवांत रेड्डी के ऊपर है। फर्स्ट नंबर पे रेवांत रेड्डी आपको मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन मिलेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, ये एडीआर की रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है इंडिया वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इन 2023। अब हमारा देश लगातार, हम भारत टेक्स जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, लगातार हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा पब्लिश हुआ है, इसमें कहा है कि इंडिया इंडिया जो है वो 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का और अपैरल का इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का टोटल 3.9% शेयर को होल्ड करता है, जबकि चाइना जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल आपको देखने को मिल जाएगा, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन एंड बांग्लादेश। इंडिया छठवें स्थान पर है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसमें हमारा जो टोटल टेक्सटाइल हमने एक्सपोर्ट किया है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, वो 21.35 बिलियन डॉलर का किया है। और टोटल जो इंपोर्ट हुआ है वो 5.4 बिलियन डॉलर का हुआ है। सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स को करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट में रेडीमेड गारमेंट का सबसे ज्यादा शेयर्स है 8.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, और मेजर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियन टेक्सटाइल अपैरल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जहां कहां पर जा रहे हैं, यूएसए और यूरोपियन मार्केट में जा रहे हैं। ठीक।
नेक्स्ट है की फाइंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक बाई एनुअल रिपोर्ट है जो कि जून के महीने में और दिसंबर के महीने में रिलीज की जाती है। इस रिपोर्ट को रिलीज करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, डन। अब इसमें कहा है कि भारत की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है 24-25 के लिए वो 6.6% की गई है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस के बारे में बात की गई है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कहा है कि एक्सपेक्टेड है कि वो डिक्रीज हो जाएगा। 2020-21 में हमारा जो जीडीपी टू डेट रेशियो था वो 62.7% था, अभी 56.8% हो जाएगा बाय द 24-25। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा लाइबिलिटीज जो है वो भी डिक्लाइन हुई है 31% से 28.8%। नाउ बात करते हैं एनपीए के बारे में। तो हमारे जो बेड लोन या एनपीए है उस पे बात की गई है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो एनपीए है वो 3% हो जाएगा बाय द मार्च 2026। सिंस 2010 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ई बेस्ड इन इंडिया रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने बताया कि हमारे देश में लगातार ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉब्लम इंक्रीज होते जा रही है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन होता है, हमने इस्तेमाल किया, खराब हो गया, हमने फेंक दिया, तो ये सब क्या है आपके ई वेस्ट है। तो लगातार ई वेस्ट की समस्या भारत के सामने आ रही है। इंडिया का जो ई वेस्ट है वो पिछले 5 सालों में 73% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। 2019-20 में हमने 1.01 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट को प्रोड्यूस किया था और 23-24 में हमने 1.75 मिलियन टन ई वेस्ट को प्रोड्यूस करने का काम किया है। साथ ही साथ ई वेस्ट प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 57% ऑफ ई वेस्ट रिमेन अनट्रीटेड एनुअली। अनट्रीटेड रह जा रहा है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। 65 cities in India generated more than the 60% of the total generated e-waste। ये बात इसमें मेंशन की गई है। रिसाइकलिंग गैप मतलब ई वेस्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, तो केवल 43% ही ई वेस्ट है जो रिसाइकल हो रहा है, बाकी सब अनट्रीटेड आपको देखने को मिल जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं ई वेस्ट में, और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है ई वेस्ट जनरेशन में, पहले नंबर पे चाइना और यूएसए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो लगभग 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है पर ईयर। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडियन सिटीज एयर क्वालिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो यहाँ पर इसे रेस्पायर एटलस एक्यू प्लेटफॉर्म के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के डेटा को शामिल किया है और इसमें कहा है कि इंडिया में जो पीएम 2.5 का पॉल्यूशन लेवल है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी अचीव अ नोटेबल 24% रिडक्शन। ये बात इसमें मेंशन की गई है। अब इसमें बोला गया है कि जो वाराणसी है वो फ्रंट रनर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाराणसी में जो प्रोग्राम्स को रन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा जो ड्रॉप पीएम 2.5 कंसंट्रेशन में हुआ है वो वाराणसी में है। 76% का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है, तो वाराणसी आपको फ्रंट रनर देखने को मिल जाएगा, फॉलोड बाय द मुरादाबाद और कानपुर। ठीक है, डिस्पाइट ओवरऑल इंप्रूवमेंट सेवरल सिटीज रिमेन हैविली पॉल्यूटेड, जैसे कि दिल्ली आपको मिल जाएगा जहां पे पीएम 2.5 का लेवल 107 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज के बारे में बात करें जहां पे पीएम 2.5 कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या, बर्नीहाट, जहां पे आपका कंसंट्रेशन 127.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। सेकंड नंबर पे दिल्ली मिल जाएगा, थर्ड नंबर पे गुरुग्राम मिल जाएगा। हमने जो भी इंप्रूवमेंट किया है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की वजह से किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। हमारा टारगेट है कि जो पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन है वो 40% तक रिड्यूस करना है बाय द 2026। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं। क्लियर है। तो ये थी हमारी जनवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हमने आज यहाँ पे जनवरी मंथ के सभी इंडेक्स और रिपोर्ट्स को यहाँ पे कवर कर लिया जो कि हमारे मैगजीन का पार्ट है। इसके पहले हम जनवरी मंथ की सभी अपॉइंटमेंट्स को भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी मंथ के नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ वापस से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। टेक केयर।